हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल महान सर में। और दोस्तों, आज हम वर्ल्ड ज्योग्राफी को स्टार्ट कर रहे हैं। और वर्ल्ड ज्योग्राफी में आज जो हमने पहला चैप्टर उठाया है, पहला जो हमने टॉपिक उठाया है, वो अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में है। क्योंकि जब भी हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो हमको वर्ल्ड के लिए हमको अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये पूरी पृथ्वी के बारे में हमको बताती हैं और ये पूरी पृथ्वी पर खींची हुई कुछ रेखाएं हैं, तो इनके बारे में हमको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और इनको पढ़ने के बाद ही हम वर्ल्ड ज्योग्राफी को अच्छे ढंग से समझ पाएंगे। और आज हम इनको इस तरह से पढ़ेंगे, इनकी ट्रिक्स भी देखेंगे, ये कहाँ से गुजरती हैं, इनका क्या इस्तेमाल है, क्या यूज है, ये किस तरह की रेखाएं होती हैं, सारी चीज़ें देखेंगे। और इससे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरी हिस्ट्री की क्लासेस नहीं देखी हैं, जो कि मैंने कंप्लीट करा दी हैं, उसमें पूरा मैंने हिस्ट्री पढ़ा दिया है, तो वो आप ज़रूर देखें। और हिस्ट्री के साथ साथ मैंने उसकी मैराथन क्लास भी कंप्लीट कराई हैं, जिसमें मैंने कंप्लीट आपका क्या है एक एक क्लास ली है। एक हमने प्राचीन भारत की ली है, जिसमें हमने कंप्लीट आपका क्या है कंप्लीट हमने क्या कराने की कोशिश की है, प्राचीन भारत को पूरा कराने की कोशिश की है। उसके बाद हमने एक और क्लास ली है मैराथन ही हिस्ट्री की, जिसमें हमने पूरा का पूरा मध्यकालीन भारत आपको कवर कराया है। और उसके बाद हमने 2 क्लासें और आपकी ली थी, जिसमें हमने आधुनिक भारत को कंप्लीट कराया था। और आधुनिक भारत को हमने 2 पार्ट में कराया था, एक पार्ट 1 लिया था और एक आपका पार्ट हमने इसका लिया था, पार्ट आपका क्या लिया था, हमने 2 लिया था। तो यानी कि 4 क्लासों में मैंने इसकी मैराथन्स को कंप्लीट कराया है, तो आप लोग इसको देख सकते हैं। और इसके अलावा मैंने और भी चीज़ें कराई हैं। मैंने भारतीय भूगोल, जो कि इंडियन ज्योग्राफी, पूरा करा चुका हूं, आप चाहें तो देख सकते हैं। कुछ लोगों की डिमांड है, उसमें 1-2 टॉपिक बचे हुए हैं, जैसे कि आपका ट्रांसपोर्टेशन वाला, तो वो मैं करा दूँगा। और ये इनकी मैराथन क्लास हैं, ये आप देख सकते हैं। और प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिसमें मैराथन्स की भी प्लेलिस्ट अलग बनी हुई है और आपकी टॉपिक वाइज अलग आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, सारी चीज़ों की, तो आप वो भी देख सकते हैं। तो इसकी भी मैंने 2 क्लासें बनाई हैं, तो आप लोग इनको देख सकते हैं। और इसके बाद मैंने पॉलिटी को भी क्या है कंप्लीट करा दिया है, और पॉलिटी मतलब पूरा ही कंप्लीट हो गया है, और आप उसको देख सकते हैं। बहुत अच्छे वे में कराया, आप पढ़ेंगे तो आपको इस तरह की पॉलिटी कहीं भी पढ़ने को नहीं मिलेगी, तो वो आप पढ़ सकते हैं। उसकी मैराथन भी बनी हुई है और आप उनकी PDFs भी ले सकते हैं, उनके डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना यहाँ से। को क्या पढ़ना है, अक्षांश और देशांतर रेखाएं पढ़ना है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। और कमेंट भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी कर दें वीडियो को, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं बेहतर तरीके से आप लोगों को पढ़ा पाऊँ। तो क्या है, अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में पढ़ते हैं। अब अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में पढ़ते हैं, तो सबसे पहले समझना होगा कि ये कौन सी रेखाएं हैं, ये किस तरह से पृथ्वी पर खींची गई हैं, इनका क्या यूज है। तो देखिए, ये आपकी क्या है, ये आपका क्या है, पृथ्वी है। और ये भी मैंने एक पृथ्वी का ही एक इमेज लिया है, जिसपे आपके अक्षांश और देशांतर रेखाएं दिख रही हैं, और ये भी आपका क्या है, पृथ्वी ही है। अब ये आपकी क्या है, ये रेखाएं आपकी इस तरह से खींची हुई हैं। तो ये आपकी सारी की सारी आपकी क्या हैं, ये आपकी क्या हैं, ये भी आपकी क्या हैं, अक्षांश रेखाएं, ये भी अक्षांश रेखा, ये भी। ये जो इस तरह से आपकी रेखाएं गई हुई हैं, ये आपकी जो गई हैं, ये अक्षांश रेखाएं आपकी हैं। तो ये अक्षांश रेखाएं सर, फिर ये कौन सी रेखाएं, ये आपकी सर देशांतर रेखाएं हैं। ये सारी की सारी आपकी क्या हैं, देशांतर रेखाएं हैं, और ये पूरी पृथ्वी पर खींची गई हैं। और ये काल्पनिक रेखा है, मतलब ऐसा नहीं रियलिटी में इनका कोई वर्चस्व हो, आपको कहीं भी पृथ्वी पे कोई भी आपको ऐसी रेखा दिखाई नहीं देगी। लेकिन ये क्या है, हमने अपने पढ़ने के लिए, हमने अपने समझने के लिए, अपनी समझ डेवलप करने के लिए इन रेखाओं को खींचा है और काल्पनिक रूप में माना है, ताकि हम अच्छे से इनकी स्टडी कर सकें, अच्छे से पृथ्वी का एनालिसिस कर सकें, कहाँ पे कौन सा स्थान है उसका लोकेशन सही से जांच सकें, टाइम के बारे में कैलकुलेशन कर सकें। इसके लिए हमने इन अक्षांश और देशांतर रेखाओं को बनाया है। तो ये आपका क्या है, अभी मैं आपको आगे पढ़ाऊँगा तो बताऊँगा ही। ये आपका क्या है, इधर आपका उत्तरी ध्रुव होता है और ये नीचे आपका क्या होता है, दक्षिणी ध्रुव होता है। ये जो आपकी रेखा है, ये आपकी क्या है, 0 डिग्री अक्षांश है, और इसके ऊपर एक 23.5 डिग्री से आपकी जाती है, ये भी एक अक्षांश रेखा ही है। इसको आप क्या बोलते हैं, इसको कर्क रेखा बोलते हैं।
और ये जो आपकी क्या है, ये भूमध्य रेखा होती है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ अगली स्लाइड पे, वहाँ से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ये भी आपका वही है, आपका इमेज है जो अभी मैंने पीछे दिखाया, वही है आपका। अब ये जो आपकी क्या है, ये वाली जो आपकी क्या है, ये देखो एरो, आप इसको देखो ये किस पे है। ये वाली जो रेखाएं हैं ये आपकी क्या है, देशांतर रेखाएं हैं। ये सारी की सारी आपकी क्या है, देशांतर रेखाएं हैं। और ये जो आपका है, ये वाला एरो देखो, ये आपकी क्या है, अक्षांश रेखाएं हैं। ये सारी की सारी आपकी क्या है, अक्षांश रेखाएं हैं। अब यहाँ पे देखिए मैंने लिख के रखा है, ये वाली जो रेखा है आपकी, ये 0 डिग्री अक्षांश है, जिसको भूमध्य रेखा कहते हैं। इंग्लिश में इसको इक्वेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इक्वेटर। और उसके ऊपर आपको दिख रही होगी एक रेखा, ये वाली, जो कि 23.5 डिग्री है, इसको कर्क रेखा बोलते हैं। और इधर नीचे आपकी एक है 23.5 डिग्री, इसको मकर रेखा बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये जो आपकी 0 डिग्री है, ये पूरी की पूरी पृथ्वी को 2 भागों में डिवाइड कर देती है। किनको? 2 भागों में डिवाइड करती है। तो ऊपर वाला जो भाग है ये आपका क्या है, उत्तरी गोलार्ध हो जाता है। नीचे वाला आपका जो भाग है वो आपका क्या हो जाता है, दक्षिणी आपका गोलार्ध हो जाता है। तो जो आपसे अभी पूछा जाए कर्क रेखा कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध में है या दक्षिणी, तो आप बताएंगे उत्तरी गोलार्ध में है। मकर रेखा आपकी कहाँ पे है, ये आपकी कहाँ पे है, ये दक्षिणी गोलार्ध में है। और दोनों ही मकर और कर्क रेखा दोनों ही 23.5 डिग्री पर हैं, एक आपकी दक्षिणी में, एक आपकी उत्तरी में। तो ये आपको समझ आया होगा। अभी और भी चीज़ें हैं, और भी बताएंगे, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अब अक्षांश और देशांतर रेखाओं को पढ़ने की कोशिश करते हैं। इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं सर? इसको लैटिट्यूड बोलते हैं अक्षांश को, और देशांतर को लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। आपने पढ़ा होगा, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आपने सुना होगा, तो उन्हीं को अक्षांश और देशांतर रेखाएं बोलते हैं। ये बात आपको समझ आ रही होगी धीरे धीरे। अब एक एक फैक्ट को पढ़ते हैं। ये जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं हैं, ये क्या हैं? ये काल्पनिक रेखाएं हैं सर। कैसी रेखाएं हैं? काल्पनिक रेखाएं हैं। इनको काल्पनिक यानी इमेजिनरी लाइन आपको बोला जाता है इनको। और इनका इस्तेमाल क्या है सर? इनकी ज़रूरत क्या है? इनकी उपयोगिता क्या है? तो ये भी हम देखेंगे। यहाँ पे मैंने लिख के लाया हूँ, किसी स्थान की भौगोलिक स्थिति को निर्धारित करना, मतलब कोई भी एक स्थान है, उसकी भौगोलिक स्थिति वो कहाँ पे है, उस लोकेशन को डिटरमाइन करना, इसके लिए इन अक्षांश और देशांतर रेखाओं की आवश्यकता होती है। आप मैप में जो लोकेशन देखते हैं तो वो लोकेशन आपकी इसी से डिसाइड होती है। आपको समझ भले ही ना आता हो, लेकिन उसमें अक्षांश और देशांतर रेखाओं का बड़ा ही रोल होता है। तो ये लोकेशन में सबसे, अगर किसी भी चीज़ की लोकेशन आपको डिसाइड करनी है ना, तो ये अक्षांश और देशांतर रेखाएं ही कर सकती हैं किसी भी स्थान की लोकेशन। तो आगे बढ़ते हैं और अक्षांश जो रेखाएं हैं उनको पढ़ने की कोशिश करते हैं। अक्षांश जिसको लैटिट्यूड बोलते हैं। अब देखिए, जो अक्षांश रेखाएं हैं वो पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी की, क्या लिखा है यहाँ पे, पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी की सतह पर किसी स्थान की कोणीय दूरी है। क्या है? कोणीय दूरी है, मतलब एक कोण, क्योंकि ये जो क्या होता है 0 डिग्री अक्षांश, 8 डिग्री अक्षांश, ये सब क्या है, कोणीय तो होते हैं ना। तो ये कोणीय दूरी को डिटरमाइन करता है अक्षांश। पृथ्वी के केंद्र से और पृथ्वी की सतह पर एक कोणीय दूरी को दर्शाता है किसी भी स्थान की। और ये जो रेखाएं हैं अक्षांश, ये समानांतर होती हैं। मतलब सर क्या हुआ? समानांतर मतलब जैसे कि ये आपकी क्या है, पृथ्वी है, तो ये आपकी क्या है, भूमध्य रेखा है। इसके यहाँ पे आपकी क्या होगी, दूसरी रेखा होगी। ये आपकी इस तरह से होगी, ये इस तरह से होगी, ये इस तरह से होगी, इस तरह से होगी। और ये सारी की सारी रेखाएं आपकी समान अंतर पे रेखाएं बनी हुई हैं। मतलब जितना अंतर यहाँ पे, उतना ही अंतर यहाँ पे, उतना अंतर यहाँ पे, सारा का सारा समानांतर रेखाएं आपकी हैं। पैरेलल लाइंस इनको बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए, मैंने एक मतलब ये डायग्राम भी बनाया। ये आपका क्या है, ये आपकी पृथ्वी है, अर्थ है। यहाँ पे मैंने ये आपकी क्या है, एक रेखा खींची है, जिसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे इक्वेटर, यानी कि भूमध्य रेखा इसको बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे सर? भूमध्य रेखा बोलेंगे। इसके ऊपर और भी रेखाएं हैं, इस तरह से ये रेखाएं हैं। और ये जो रेड वाली मैंने ये बना रखी है, 23.5 डिग्री पे बनाई है, मतलब आप इसको एज्यूम कर सकते हैं कि 23.5 डिग्री पे है। इसी को कर्क रेखा कहते हैं। इसके ऊपर और आप बढ़ते हैं तो और भी रेखाएं मिलती हैं, और ऊपर बढ़ेंगे तो और रेखाएं, और इस तरह से आप यहाँ तक अगर बढ़ते चले जाते हैं अगर आप यहाँ तक जाते हैं तो आपको 90 ऐसी लाइंस मिलेंगी, 90 ऐसे क्या मिलेंगी, रेखाएं मिलेंगी, जिनको हम अक्षांश बोलते हैं। और इसी तरह से सर क्या है, आपको 90 आपको इधर नीचे भी आपको मिलेंगी। अभी आपको दिखाता हूँ, देखिए ये आपकी रेखाएं,
ये जो आपकी रेड वाली है ये आपकी नीचे मकर रेखा है। तो ये इस तरह से आपकी रेखाएं पृथ्वी पर खींची। और ये सिर्फ इस तरह से नहीं है, मतलब ये इस तरह से पृथ्वी है, एक बार सही से बना लेता हूँ पृथ्वी, ये जो आपकी पृथ्वी है और ये इस तरह से रेखा नहीं, मतलब ये घूम के ऐसे, पृथ्वी आपकी क्या है, गेंद की तरह है, गेंदनुमा है। तो ये एक रेखा इस तरह से घूम के पूरी पृथ्वी, मतलब पूरा का पूरा राउंड, मतलब ये पूरी तरफ है, मतलब चारों दोनों तरफ आपकी ये होती है। जैसे कि ये आपकी क्या है, पृथ्वी है, तो ये आपकी इस तरह से घूमी हुई आपकी क्या होगी, रेखा होगी। जैसे कि अभी पीछे मैंने डायग्राम में आपको कुछ दिखाया भी था, अगर आपको याद हो तो पीछे के डायग्राम में मैंने आपको दिखाया भी था जो जिस तरह से था। अब ये आपका क्या है, डायग्राम है। अब यहाँ पे अक्षांश से संबंधित मतलब कुछ बातें हैं जिनको आपको जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि पूरी पृथ्वी पर कुल अक्षांशों की कुल संख्या कितनी है, मतलब कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है पूरी पृथ्वी पर। तो देखिए पूरी पृथ्वी पर जो कुल अक्षांश हैं, जैसे कि ये आपका क्या है, एक आपका ये अक्षांश है, इक्वेटर है, और 90 लाइन आपकी इधर खिंची हुई हैं, और 90 एक्स्ट्रा और खिंची हुई हैं। तो 90 आपकी इधर खिंची हुई हैं, 90 आपकी इधर, और एक आपकी इक्वेटर हो गई। तो 90 प्लस 1 आपका कितना हो गया, 90 प्लस 1 आपका कितना हो गया, आपका 181 हुआ जाके। यानी कि कुल अक्षांश, अगर रेखाओं की बात करें, कुल अक्षांशों की बात करें, मतलब रेखाओं की नहीं, कुल अक्षांश कितने हैं। अभी रेखा के बारे में नहीं बता रहा हूँ, रेखाओं के बारे में बात करूँगा। कुल अक्षांश मतलब आए तो ये रेखाएं, लेकिन अक्षांश और अक्षांश रेखा में थोड़ा फर्क होता है, तो वो भी आपको समझ आएगा। तो कुल अक्षांश अगर पूछे आपसे तो आपके 181 होंगे। लेकिन अगर आपसे अक्षांश रेखाओं के बारे में पूछे, या अक्षांश क्या बोलता हूँ, वृत्तों के बारे में पूछे, अक्षांश वृत्त या अक्षांश रेखाओं के बारे में कुछ भी पूछे, चाहे वो अक्षांश रेखाएं लिख के दे दे और चाहे वो अक्षांश वृत्त के बारे में लिख के दे दे, वो आपकी एक ही बात होगी। अभी आपको समझ आएगा कैसे। देखिए कुल अक्षांश वृत्तों की संख्या आपकी 90 -2। सर माइनस क्यों कर दिया आपने इसमें, अभी तो आपने एक जोड़ा था, अब आप माइनस कर रहे हो। देखिए यहाँ से यहाँ तक आपकी 90 आपकी क्या है, अक्षांश हैं, इधर भी 90 हैं, एक ये आपकी हो गई, तो कितनी हो गई, 181 हो गई। बिल्कुल सर हो गई। सर यहाँ पे आपने दो कम क्यों कर दी। देखिए मैं यहाँ पे 2 कम क्यों कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने फिर भी थोड़ा सा सही से नहीं लिखा है। यहाँ पे मैंने 2 कम करके 179 ही लिख दिया, जबकि 178 आना चाहिए, मतलब थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया। क्यों गड़बड़ कर दिया, यहाँ पे देखिए आप समझिए, मैं उसको सही कर दूंगा, पीडीएफ में थोड़ा सा मतलब अल्टर है इसमें, मैं सही कर दूंगा। 90 आपकी ये हो गई सर, हाँ हो गई, 90 आपकी ये हो गई, हाँ। अब ये 2 माइनस क्यों की गई, एक हमने इसको प्लस नहीं किया, ये मैं भूल गया हूँ, इसको आप मान लीजिए कि एक इसमें प्लस भी होना अभी ज़रूरी था। तो यहाँ पे क्या है, या एक ही माइनस करता। देखिए ये आपकी सारी की सारी रेखाएं इस तरह से आपकी पूरी पृथ्वी पर खींची गई हैं। जी बिल्कुल सर। अब यहाँ पे जो है नॉर्थ पोल है, यहाँ पे कोई रेखा थोड़ी ना होगी, बिल्कुल एक पॉइंट सा होगा। जैसे ये आपका ऐसे हो गया, यहाँ पे ऐसा हो गया, अब यहाँ पे खाली एक पॉइंट सा होगा। तो और यहाँ पर भी आपका क्या होगा, एक पॉइंट ही होगा, मतलब एक वो वृत्त नहीं होगा, केवल एक बिंदु सा होगा, वो बिंदु होगा। तो उसको हम क्या बोलेंगे, अब वहाँ पे केवल एक बिंदु होगा। अब कोई बिंदु जो है वो ना तो वृत्त हो सकता है और ना ही वो रेखा हो सकती है। तो अक्षांशों की संख्या, मतलब अगर आप अक्षांश रेखाओं की बात करें, अक्षांश वृत्तों की बात करें, तो आपके कितने हैं, 100 आपके कितने हैं, 79 हैं। मतलब यहाँ पे एक पॉइंट होगा, उसको हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, वो हमारे अक्षांश वृत्त या अक्षांश रेखा में नहीं कैलकुलेट होगा, लेकिन वो अक्षांश में कैलकुलेट होगा। क्योंकि यहाँ से आप यहाँ तक जाएंगे तो आपको 89 डिग्री पड़ेगा, फिर एक और पड़ेगा, तभी तो आपका 90 डिग्री पड़ेगा ना। और वही आपकी 90 डिग्री वाला आपके एक बिंदु होगा, वो एक बिंदु के रूप में होगा। तो वो आपका क्या करेगा, यहाँ पे ये थोड़ा सा गड़बड़ है, 179 रहेगा फिलहाल। यहाँ पे मुझे 2 माइनस की जगह 1 माइनस करना था, या फिर 1 प्लस करता मैं, तब जाके आता जाके। तो आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया है तो मैं अगली क्लास जब लूँगा तो यहाँ पे सही करके आपको बताता ही चलूँगा। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब सबसे लंबी अक्षांश रेखा सर कौन सी है, तो सबसे लंबी आपकी कौन सी है, ये वाली आपकी होती है इक्वेटर, यानी कि 0 डिग्री अक्षांश। सबसे लंबी अक्षांश रेखा आपकी 0 डिग्री अक्षांश होती है। उसके बाद सबसे छोटी अक्षांश रेखा सर कौन सी है। देखिए सबसे छोटी अक्षांश रेखा मैंने आपका बताया कि यहाँ पे एक बिंदु होगा
और यहाँ पे भी एक बिंदु होगा, तो वही आपकी सबसे छोटी यानी केवल एक बिंदु मात्र होगा। अब वो ना तो रेखा होती है ना तो सर्कल होता है, तो वही आपका सबसे छोटी आपकी रेखा हो जाएगी, जो कि एक 90 डिग्री पे आपकी क्या है नॉर्थ में है यानी कि नॉर्थ पोल पे, और एक 90 डिग्री पे आपकी क्या है यहाँ पे साउथ पोल पे। तो ये आपको पता हो मतलब समझ आया होगा कि मैंने क्या कहना चाहा है। तो ये बात आपको समझ आई होगी। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दो अक्षांशों के बीच की दूरी समान, मतलब जो भी दो अक्षांश होते हैं, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की, क्या ये हो रहा है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की, ये जो मतलब जो रेखाएं खींची इनके बीच की जो समान दूरी है ना सर, वो कितनी है? वो 111 किलोमीटर होती है। कितनी होती है? 111 किलोमीटर। कहीं पर भी मतलब सभी लाइनों में ये सभी दूरी समान होती है। लेकिन अगर आप और डीप में पढ़ना चाहेंगे तो आपको ऐसा लगेगा, आपको ऐसा मिलेगा कि ये भी दूरी हर जगह पे समान नहीं होती है। कहीं कहीं पे आपकी ज़्यादा होती है, कहीं कहीं पे आपकी कम होती है। जैसे कि ये इक्वेटर पे आपको 106 के आसपास मिलेगी, 106 के आसपास मिलेगी, और जो पोल हैं मतलब यहाँ पे आपकी क्या मिलेगी, ये थोड़ी ज़्यादा मिलेगी, 112 के मतलब 111 से प्लस आई आपको मिलेगी, प्लस में मिलेगी। तो ये आपको याद होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। फिलहाल आपको इतना पता होना चाहिए कि इनके बीच की समान दूरी होती है, बस। आपको तामझाम से मतलब ही नहीं है। इनके बीच की समान दूरी होती है, अक्षांशों के बीच समान दूरी होती है। अब और देखते हैं, और इस दूरी को कहते क्या है सर? इस दूरी को क्या कहते हैं? इस दूरी को जोन कहते हैं या फिर कटिबंध कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कटिबंध कहते हैं। ये क्या बोलते हैं? कटिबंध। ये मैंने यहाँ पर भी लिख रखा है, मतलब इनके बीच की जो दूरी है वो यहाँ पर भी मैंने मेंशन कर दिया ताकि आपको समझ आ सके सही से कि 111 किलोमीटर क्या है ये। तो ये बात आपको समझ आई होगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देशांतर के बारे में देख लेते हैं। सर क्या अक्षांश रेखाएं इतनी ही थी? नहीं, अभी और भी हैं। अभी और मतलब अक्षांशों के बारे में अभी बहुत चर्चा करनी बाकी है। लेकिन मैं पहले आपको अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में समझा दूं, फिर हम अक्षांश रेखाओं के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो देशांतर रेखा आपकी क्या है देखिए। अब देशांतर रेखा क्या है? ये उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा, मतलब उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा है ये सर। और उपयोग इनका क्या है? स्थिति और समय निर्धारण में, मतलब ये कहाँ, वही लोकेशन और टाइम के कैलकुलेशन में इनका योगदान होता है सर। अब देखिए यहाँ पे कुल अक्षांश, कुल देशांतरों की संख्या कितनी है आपकी? 360 है। अभी समझाता हूँ। पहले ये दोनों मैप देख लीजिए आप। ये दोनों मैप आप देखिए। आपको मैप तो दिख ही रहे होंगे ना? अगर नहीं दिख रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको मैप तो दिख ही रहे होंगे। देखिए ये आपका क्या है, एक मैप है जिसमें मैंने क्या है, इसको मैंने क्या, ये तो मैप ही है, इसमें बना ही बनाया है। अब ये देखिए, ये आपकी उत्तरी ध्रुव है। यहीं पे लिखा है उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली रेखा। तो ये आपका उत्तरी ध्रुव है और ये आपका दक्षिणी ध्रुव है। अब ये रेखा आपकी आई, ये आपकी 0 डिग्री देशांतर है। फिर आपकी ये रेखा है, मतलब यहाँ पे मैं से सही से नहीं बन रहा है। ये देखिए, ये रेखा है, ये रेखा है, ये रेखा है, ये रेखा है। ये इस तरह से आपकी क्या है, जैसे आपने तरबूज वगैरह नहीं देखा होता है, उस पर इस तरह से कली बनी होती है, मतलब तरबूज या खरबूज, तो खरबूज के ऊपर उसी तरह से ये बनी हुई है। देखिए आपको वैसे दिख रहा होगा। और ये आपकी क्या है, ये आपकी 0 डिग्री है। ये लंदन के ग्रीनविच शहर से आपकी गुजरती है। लंदन जो शहर है वहाँ पे एक जगह है ग्रीनविच, तो उसको ग्रीनविच रेखा भी इसको बोला जाता है। 0 डिग्री देशांतर को ग्रीनविच रेखा बोला जाता है। तो ये आपकी क्या है, देशांतर रेखाएं इस तरह से आपकी होती हैं। ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, बिल्कुल खरबूजे जैसी आपकी आकृति दिख रही होगी, बिल्कुल खरबूजे जैसी। और ये भी ये रेखाएं कितनी होती हैं सर? 360 होती हैं। एक तो आपकी ये हो गई, और 180 मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक 180 इधर होती हैं, और इधर से इधर तक आपकी 180 होती हैं। तो मतलब 360 रेखाएं आपकी होती हैं। 0 डिग्री से आपको इधर को जाना है तो 180 तक यहाँ पे जाएंगे, और इधर से अभी आपको 180 तक जाना है, तो आपको 360 आपकी रेखाएं आपको देखने को मिलती हैं आपको पूरे के पूरे। क्योंकि कोई भी सर्कल अगर होता है ना वो 360 डिग्री का होता है ना, तो ये इस तरह से 360 का आपका क्या होता है, वो देशांतर रेखाएं इनकी होती हैं। तो 360 देशांतर रेखाएं होती हैं, और 181 आपके क्या होते हैं, अक्षांश होते हैं, और 179 आपकी देशांतर रेखाएं या फिर अक्षांश वृत्त होते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देशांतर रेखाओं के बीच की जो अधिकतम दूरी है, जैसे अभी हमने उनके बारे में देखा था अक्षांशों के 111 किलोमीटर। अब देशांतर रेखाओं के बीच में अधिकतम दूरी आपकी ये है, कितनी है, 111.2
111.32 किलोमीटर। और इसको क्या बोलते हैं सर? इसको जो बोलते हैं सर वो क्या बोलते हैं? इसको विषुवत मतलब एक मिनट ये जो है, अब यहाँ पे क्या इसकी अधिकतम दूरी की बात की गई है ना, ये अधिकतम दूरी आपकी इसकी कितनी है? इतनी है। लेकिन ये हर जगह पे नहीं होती, ये केवल विषुवत रेखा पे होती है। मतलब विषुवत जो रेखा है वहाँ पे इनकी दूरी सबसे ज़्यादा होती है। जैसे कि यहाँ से आपकी विषुवत रेखा गुजरेगी तो यहाँ पे जो इनकी दूरी होगी, ये जो अक्षांशों की दूरी होगी यहाँ पर, वो सर्वाधिक होगी। और वो आपकी कितनी होगी? 111.32 किलोमीटर। और ये विषुवत रेखा पे होता है ऐसा। और इसको क्या बोलते हैं? गोरे बोलते हैं। इस चीज़ को क्या बोलते हैं? गोरे। जैसे उसमें क्या बोलते थे 111 को? जून। इसमें देशांतर में क्या बोलते हैं? गोरे बोलते हैं। तो ये आपको याद रखना है। और ये मैप आपको ज़रूर आपको देखने हैं, मैप को बहुत अच्छे से समझना है। ये देखिए आपकी क्या है? 0 डिग्री आपकी क्या है? देशांतर है। इसको प्राइम मेरिडियन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइम मेरिडियन टाइम लाइन भी बोलते हैं, प्राइम मेरिडियन। ये फिर आई आपकी, ये आई, ऐसे आपको तरबूज जैसी आकृति आपकी बना दी गई है। तो ये आपको समझ तो आ ही गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज़ और यहाँ पे एक फैक्ट है, ये देखिए, दो देशांतर रेखाओं के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है वो कहाँ पे होती है? ध्रुवों पे। जैसे कि सर्वाधिक दूरी आपकी कहाँ पे होगी? ये वाली एरिया में होगी। जैसे कि ये वाला जो एरिया है ना आपका, ये सर्वाधिक यहाँ पे दूरी आपकी दिख रही होगी इनके बीच में। और यहाँ पे आपकी सबसे कम, यानी कि ध्रुवों पे सबसे कम आपकी दूरी आपकी होगी यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। अब इनका थोड़ा यूज है। जैसे कि 0 डिग्री देशांतर, ये लंदन के ग्रीनविच वेधशाला से गुजरती है। जो 0 डिग्री देशांतर है ये लंदन के ग्रीनविच वेधशाला से गुजरती है। तो इसको आप याद रखना। और इसका जो अन्य नाम है सर, देशांतर रेखाओं का अन्य नाम भी है। बिल्कुल सर, इसका अन्य नाम है, इसका ग्रीनविच मीन टाइम इसको कहते हैं। इस रेखा को क्या कहते हैं? ग्रीनविच मीन टाइम कहते हैं, या ग्रीनविच मीन टाइम भी कहते हैं। तो और इसकी क्या और भी सर, और भी नाम है? बिल्कुल सर हैं। ग्रीनविच रेखा भी इसको कहते हैं, ग्रीनविच लाइन कहते हैं। इसको अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा कहते हैं, यानी कि इंटरनेशनल टाइम लाइन भी कहते हैं। और इसको सर क्या बोलते हैं? ग्राम प्रधान यामोत्तर रेखा। क्या? ग्राम प्रधान यामोत्तर रेखा, या फिर आपको प्रधान यामोत्तर रेखा भी कहते हैं, प्राइम मेरिडियन लाइन। क्या बोलते हैं? प्राइम मेरिडियन लाइन। प्रधान यामोत्तर रेखा, यहाँ पे ग्राम भी बोलते हैं कहीं कहीं पे और नहीं भी बोलते हैं। तो प्रधान यामोत्तर रेखा इसको जरूर ही बोलते हैं। तो ये इसके क्या है? अन्य नाम है। अब 180 जो देशांतर होता है ना, जैसे कि हमने क्या बताया, 360 आपकी देशांतर रेखाएं होती हैं। जो 180 देशांतर रेखाएं ये प्रशांत महासागर में खींची गई है। कहाँ पे है सर? ये प्रशांत महासागर में आपकी खींची गई है 180 देशांतर। और इसे ही आपका क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल डेट लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इस 180 को इंटरनेशनल डेट लाइन। देखिए यहाँ पे क्या बोला है? इंटरनेशनल टाइम लाइन। टाइम लाइन अलग चीज़ है, ये समय के बारे में बात करती है, ये डेट के बारे में बात करती है। तो इंटरनेशनल टाइम लाइन आपकी क्या है? जो ग्रीनविच से जाती है 0 डिग्री, और जो इंटरनेशनल डेट लाइन है वो आपकी 180 डिग्री पे है, 180 देशांतर डिग्री पे है, इसको इंटरनेशनल डेट लाइन बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। टाइम कैलकुलेशन, मतलब ये जो है समय की स्थिति तो निर्धारित करते हैं। ये मतलब क्या बोलता हूँ मैं, समय की नहीं, मतलब किसी भी स्थान की स्थिति को निर्धारित तो ये करते ही हैं ये देशांतर और अक्षांश, लेकिन ये समय को भी बहुत निर्धारित करते हैं। मतलब समय का पूरा कैलकुलेशन जो है ना वो देशांतर रेखाओं पर ही टिका हुआ है। अब ये कैसे, देखिए यहाँ पे मैं आपको इसकी गणना करके दिखाता हूँ। जैसे कि आपको पता ही होगा 24 घंटे में आपके पास कितने, मतलब पृथ्वी को आपने सुना होगा ये 24 घंटे में आपकी क्या है? घूम जाती है। तो 24 घंटे में ये घूमती है, और 24 घंटे में क्या है? ये 360 डिग्री घूम जाती है। कितना? 360 डिग्री आपके 24 घंटे में, क्योंकि अपने अक्ष पे घूमती है। और अक्ष पे जैसे ये, एक मिनट में आपको बना देता हूँ, ये आपकी क्या है? पृथ्वी है। अब ये आपकी क्या है? इस तरह से आपकी क्या है? इस तरह से आपकी क्या है? ये देशांतर रेखाएं हैं। अब ये पृथ्वी का अक्ष है, तो पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है, जैसे कि शक्तिमान आपका नहीं घूमता है उस तरह से घूमती है। तो ये 24 घंटे में घूमती है, तो मतलब ये पूरी घूम जाती है, मतलब सारी की सारी रेखाएं घूम जाती हैं। तो ये 360 डिग्री घूमती है, और 360 ही आपकी अक्षांश देशांतर रेखाएं हैं। तो 24 घंटे में 360 आपकी क्या है? ये घूम जाती है।
अगर 24 घंटे में 360 घूमती है तो 1 घंटे में सर कितना घूमेगी? सर 1 घंटे में बताते हैं कितना घूमेगी। 1 घंटे में घूमेगी 360/24 कर दीजिए, 1 घंटा निकल आएगा। अब जब आप इसको काटेंगे, जब आप इसको यहाँ पे काटते हैं तो आपको क्या मिलता है? 15 डिग्री मिलता है। मतलब 1 घंटे में आपको क्या मिल गया? 15 डिग्री आपको 1 घंटे में ये घूम लेती है। मतलब 1 घंटे में कितना डिग्री चल लेती है पृथ्वी? 15। 1 घंटे में 15 डिग्री पृथ्वी घूम जाती है। सर 1 घंटे में 15 डिग्री घूम जाती है, यानी कि 1 घंटे में मतलब पृथ्वी 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है। और 15 डिग्री में 60, 1 घंटे का मतलब क्या है? 60 मिनट। 1 घंटे का मतलब क्या है? 60 मिनट ही तो होता है 1 घंटे का मतलब। यानी कि 1 घंटे में 15 डिग्री या 15 डिग्री में 60 मिनट घूमती है। अब जब यहाँ पे इस तरह से सर क्यों किया आपने, ऐसा क्यों किया? ये इसलिए किया ताकि आपको ये पता लग सके कि 1 डिग्री में कितने मिनट आपकी क्या है लेती है, 1 डिग्री घूमने में कितने मिनट लेती है। तो यहाँ पे देखिए 1 डिग्री घूमने में आपका क्या है, यहाँ पे देखिए ये वाला 1 डिग्री घूमने में आपका कितना टाइम लेगी? 60/15 कर दीजिए। क्यों सर ये 15 क्यों किया? क्योंकि आपको पता है 15 डिग्री 60 मिनट में घूमती है, तो 60 को मैंने भाग कर दिया 15 से, यानी 1 डिग्री का मान निकल के आएगा। 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है? 4 मिनट का समय लगता है। तो 1 डिग्री घूमने में आपको 4 मिनट का समय लगता है और 15 डिग्री घूमने में आपको 1 घंटे का समय लगता है। अब अगर आप 15 डिग्री घूमते हैं तो 1 घंटे का समय लगता है। अब यहाँ पे एक जोन की बात की गई है। कभी कभी क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन के बहुत क्वेश्चन आते हैं इससे कि पृथ्वी को कितने जोन में बांटा गया है। तो जोन को कैसे आप निकालते हैं? जैसे कि 15 डिग्री में 1 घंटा, तो आप क्या कर दीजिए 15 से 360 को भाग कर दीजिए, तो आपके 24 घंटे निकल के आएंगे। यानी 24 घंटे में पृथ्वी घूमती है अपने अक्ष पे, तो 24 ही आपके क्या होते हैं? जोन होते हैं। तो पृथ्वी को क्या है 24 जोन में बांटा गया। आपको मतलब निकालना नहीं है, आपको पता है 24 घंटे में पृथ्वी घूम जाती है, तो 24 ही जोन होते हैं। लेकिन ये आपको पता होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको क्या है निकालनी आनी चाहिए कि 24 घंटे में 360 तो 1 घंटे में 15, अगर 1 घंटे में 15 तो 1 डिग्री में 4 मिनट, और 1 डिग्री में अगर 4 मिनट है तो ये आपको किस में अभी मदद करेगी? टाइम निकालने में मदद करेगी। अभी मैं आगे आपको बताऊँगा, आगे आपको समझाऊँगा। देखिए यहीं पर ये है भारत की मानक समय रेखा। यहाँ पे मैं समय आपको बताऊंगा कि भारत का समय आपने देखा होगा कि 5.5 घंटे आगे रहता है विश्व के, मतलब जो और देश हैं और जो आपके इस वो वेस्टर्न देश जो हैं उनसे आपका क्या है 5.5 घंटा आगे हम रहते हैं, हमारा टाइम रहता है प्लस में रहता है। वो मैं आपको अभी समझाऊंगा। तो पूरी पृथ्वी पर हमने बताया था देशांतर रेखाओं की संख्या 360 है और पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने में समय कितना लेती है? 24 घंटे लेती है। तो 24 घंटे के हिसाब से 360 को भाग करते हैं तो आपका 1 घंटे में 15 डिग्री आता है, और 1 घंटे में 15 डिग्री मतलब 60 मिनट में 15 डिग्री, यानी कि 4 मिनट में 1 डिग्री, यानी 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट लगते हैं। कोई दिक्कत नहीं। अब ये हमने भारत का मैप ले लिया। अब भारत का हमने मैप तो ले लिया, अब यहाँ से यहाँ तक की बात करते हैं। भारत के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं कि भारत को जैसे कि सूर्य जो है वो आपका यहाँ से निकलता है, यहाँ से, और यहाँ तक आने में कितना समय लेता होगा तो वो हम कैलकुलेट करेंगे। देखिए यहाँ पे आपका क्या है, ये आपका क्या है अरुणाचल प्रदेश, जो कि आपका क्या है 97 डिग्री 25, आपका क्या है 97 डिग्री 25 मिनट आपका क्या है ये यहाँ पे है। और इधर आपका क्या है 68 डिग्री 7 मिनट आपका गुजरात में है। ये आपका क्या है अक्षांश रेखा है, अक्षांश रेखा है आपकी। अब इनके बीच का अंतर कितना है सर? मतलब यहाँ से यहाँ तक का ये गैप कितना है? 68 में 97 से में 68 घटाओगे तो आपको कितना मिलेगा? तो ये आपको लगभग आपका 23 डिग्री का अंतर मिलता है, 23 डिग्री का मिल जाता है। जब आपको ये 23 डिग्री का अंतर मिलता है और आपको अभी पता लगा है कि 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट लगते हैं, तो 30 डिग्री यहाँ से यहाँ तक चलने में कितना समय लगता होगा? जब यहाँ से सूर्य निकलता है, जब यहाँ से ये क्या है सूर्य निकलता है, तो यहाँ से यहाँ तक आने में कितना समय लगेगा? तो समय में जो अंतर आएगा वो आपको मैं बता देता हूँ कितना आएगा। देखिए 30 गुणे मैंने 4 कर दिया, क्योंकि 1 डिग्री में क्या है यहाँ पे 4 मिनट घूमता है, तो 30 डिग्री में 4 गुणे यानी 120 मिनट, और 120 मिनट बोले तो 2 घंटे। तो यहाँ से यहाँ तक आपका सूर्य को आने में 2 घंटे लगते हैं। और ये मैंने बहुत अच्छे से इसमें लिख रखा है आपको
बिल्कुल भी पेन पेपर मतलब चलाने की ज़रूरत नहीं होगी, आपको ऐसी आपकी एग्जैक्ट आपकी PDF मिल जाएगी। तो अब अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक जो पहुंचने में समय लगता है वो 2 घंटे का लगता है। मतलब अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक सूर्य को पहुंचने में 2 घंटे का समय लगता है। तो ये आपको समझ आ गई होगी बात। अब यहाँ पे देख लीजिए, ये मैंने क्या बनाई है, ये पृथ्वी है। अब यहाँ पे ये क्या है सर, ये आपकी क्या है, 0 डिग्री आपकी देशांतर रेखा है, तो ये आपको याद रखना है। और ये जो रेखा है ये 0 डिग्री देशांतर कहाँ पे, लंदन में है। लंदन का एक वो है जगह ग्रीनविच वेधशाला है, तो वहाँ से गुजरती है। ये आपका क्या है, ये आपका वेस्टर्न है, इधर आपका क्या है वेस्ट है, और ये आपका क्या है, इधर वाला आपका क्या है ईस्ट है, इधर आपका क्या है वेस्ट है। तो ये आपको समझ आना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, ये आपका पश्चिमी देशांतर इधर हो गया, और इधर आपका क्या हो गया, पूर्वी देशांतर हो गया। इधर आपका क्या है, ये आपका पूर्वी देशांतर है, ये आपका पश्चिमी देशांतर है। अब यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे क्या है, इधर आपका माइनस सिंबल दिख रहा होगा, और इधर जो आपका दिख रहा है ये प्लस का सिंबल दिख रहा है। तो इधर जो भी टाइम होगा वो माइनस में होगा। माइनस बोले तो अगर आप 0 डिग्री अक्षांश के परिप्रेक्ष्य में इधर का टाइम कैलकुलेट करेंगे तो वो थोड़ा कम होगा। कम मतलब अगर यहाँ पे मान लिया 6 बजे हैं और यहाँ पे आप जाएंगे तो इधर आपका 6 से कम बजा होगा। क्या है, कम बजा होगा, माइनस में टाइम जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे आपका 6 बजा है और इधर आप जाएंगे तो प्लस में टाइम होगा। उसी मतलब सेम टाइम पे आपका क्या होगा, प्लस में आपका क्या है उधर टाइम होगा। जैसे कि इधर भारत से यहाँ पे अभी एक रेखा गुजरेगी तो मैं आपको बताऊंगा, तो बताऊंगा क्या, बता ही देता हूँ। यहाँ पे जो भारत का जो टाइम है वो 5.5 घंटे आगे है। कितना है, 5.5 घंटे। कैसे सर, ये मैंने भारत यहाँ पे बना दिया है। ये वाला आपका क्या है, ये भारत का एक छोटा सा मैप है, और ये आपकी रेखा आपकी गुजरती है भारत से। क्या, ये जो रेखा आपकी गुजरती है भारत से, इसको क्या बोलते हैं, ये 82.5 डिग्री की रेखा है जो भारत में कहाँ से गुजरती है, 82.5 डिग्री। मतलब ये यहाँ पे ऐसा क्यों लिखा है सर, ये इसलिए ऐसा लिखा है क्योंकि यहाँ से यहाँ तक क्या, ये 82.5 डिग्री यहाँ पे, तो यहाँ से यहाँ तक 82.5 डिग्री हो गया, इतना अंतर हो गया। बिल्कुल सर, तो ये 82.5 डिग्री की है। और ये इलाहाबाद नैनी एक इलाहाबाद में जगह है, तो वहाँ से ये गुजरती है। मिर्ज़ापुर भी कहीं कहीं पे लिखा आता है बोला, लेकिन ये इलाहाबाद में नैनी है, मिर्ज़ापुर नहीं है। इलाहाबाद में नैनी एक जगह करके है, वहाँ से ये गुजरती है 82.5 डिग्री पे। तो ये 5.5 घंटे का अंतर कैसे पड़ता है अभी मैं आपको समझाता हूँ। ये 82 डिग्री से आपको समझाता हूँ। देखिए 82 डिग्री है ना, 82.5 डिग्री, तो पहले 82 डिग्री को 4 से कैलकुलेट करते हैं। मतलब 1 डिग्री में 4 मिनट, तो 82.5 डिग्री में आपका गुणे 4 करते हैं तो आपका 300 आपका कितना हो गया, 28 मिनट हो गया। और बचा आपका हाफ डिग्री, तो हाफ डिग्री को 4 से करेंगे। 4 को अगर 1 से करते तो 4 ही आता, लेकिन आधे से किया तो 2 आएगा, और 2 आएगा तो आपका 2 मिनट हो गया। अब इनको सबको मिला देते हैं तो 82.5 डिग्री में आपके कितने हो जाते हैं, ये मिला के आपके, ये आपके मिला के हो जाते हैं 330 मिनट आपके हो जाते हैं। तो कितने घंटे हो जाएंगे आपके, 330/60। 60 से आप भाग कर दीजिए क्योंकि ये मिनट है, 60 मिनट से भाग कर दीजिए तो आपके घंटे निकल के आ जाएंगे, 5.5 घंटे निकल के आएंगे। तो 5.5 घंटे का समय हमारा क्या है, इधर आगे हमारा रहता है। इधर हम चलते हैं तो आगे रहता है भारत की तरफ। तो भारत का टाइम जो है 5.5 घंटे आगे है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब ये प्रमुख अक्षांश रेखाएं हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं। प्रमुख अक्षांश रेखाओं के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो ये तो आपको समझ ही आ गया है कि अक्षांश रेखाएं क्या हैं। ये वाली आपकी क्या है, ये अक्षांश रेखाएं हैं आपकी। अब यहाँ पे देखिए, ये जो रेखा है आपकी इक्वेटर है, जिसको हम क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा बोलते हैं। ये क्या है, आपकी इक्वेटर है। और इसके ऊपर अगर आप 23.5 डिग्री पे देखेंगे तो ये कर्क रेखा है, जिसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। और अगर आप जाएंगे 66.5 डिग्री पे तो ये आर्कटिक वृत्त है। ये क्या है, आर्कटिक वृत्त है, जो कि 66.5 डिग्री पे है। वैसे ही आप इधर अगर नीचे जाते हैं तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, जिसको आप मकर रेखा बोलेंगे 23.5 डिग्री पे। वैसे ही आप और इधर जाते हैं तो आपको एंटार्क्टिकल सर्कल आपको मिलेगा। ये आपका आर्टिक सर्किल है, ये आपका अंटार्कटिक सर्किल है। तो ये आपका क्या है, अंटार्कटिक वृत्त है, जो कि 66.5 डिग्री पे है। तो ये प्रमुख आपकी रेखाएं, इन्हीं के बारे में हमको पढ़ना है। बेसिकली जो हमको पढ़ना है ना, वो किन के बारे में पढ़ना है, हमको इस भूमध्य रेखा के बारे में पढ़ना है,
हमको इस कर्क रेखा के बारे में पढ़ना है, हमको इस मकर रेखा के बारे में पढ़ना है। तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे। अब ये जो है मतलब ये जो है ये वाला आपका क्या है, ये आपका उत्तरी गोलार्ध आता है पूरा का पूरा, ये उत्तरी गोलार्ध है। और ये जो नीचे है आपका ये वाला, ये आपका दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। तो ये दक्षिणी गोलार्ध है और ऊपर आपका क्या है, उत्तरी गोलार्ध है। आगे बढ़ते हैं और भूमध्य रेखा के बारे में पढ़ने की कोशिश करते हैं। भूमध्य रेखा जिसको विषुवत रेखा भी बोला जाता है, जिसको 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी बोला जाता है, जिसको इंग्लिश में इक्वेटर भी बोलते हैं। तो ये आपकी भूमध्य रेखा। अब देखिए भूमध्य रेखा क्या है, ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। अभी हमने देखा है उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, तो ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। एक आपका उत्तरी गोलार्ध और दूसरा आपका दक्षिणी गोलार्ध में ये बांटती है। तो ये आपको याद होना चाहिए। और यहाँ जो है मतलब यहाँ कहाँ, भूमध्य रेखा की बात कर रहे हैं, तो भूमध्य रेखा की यहाँ का मतलब भूमध्य रेखा। यहाँ सूर्य की किरणें पूरे वर्ष, क्या लिखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ सूर्य की किरणें क्या है, पूरे वर्ष आपकी क्या हैं, लंबवत पड़ती हैं। पूरे वर्ष मतलब इक्वेटर पे, भूमध्य रेखा पे सूर्य की किरणें गिरती हैं, वो भी लंबवत, मतलब डायरेक्ट आपका क्या है, यहाँ पे लाइट आती है सूर्य से। तो क्या है, यहाँ पे बहुत अच्छा प्रकाश आता है और सदैव क्या है, यहाँ पे उच्च तापमान बना रहता है। कैसा, उच्च हाई टेम्परेचर यहाँ पे बना रहता है, क्योंकि पूरा का पूरा वर्ष भर वहाँ पे क्या है, सूर्य की जो किरणें हैं ना डायरेक्ट पड़ती हैं, लंबवत पड़ती हैं। तो लंबवत पड़ती हैं, लंबवत का मतलब ये होता है जैसे कोई चीज़ ऐसी है उस पर ऐसी रेखाएं सीधे इस पर गिरती हैं, तो ये इसकी क्या है, लंबवत। अगर कोई चीज़ मतलब जैसे कि मैं आपको एक बनाई दिखाता हूँ, जैसे कि ये दीवार है, ये क्या है, आपकी दीवार है, ये आपकी क्या है, दीवार। अब यहाँ से अगर किरणें आ रही हैं तो ये इतने बीच पे तो आपकी क्या है, फोकस लगेगा, इधर तो पूरा का पूरा वैसे ही रहेगा। लेकिन अगर आपकी ये दीवार आपकी क्या है, एक मिनट, ये अगर आपकी इस तरह से दीवार है और यहाँ से आपकी लंबवत आपकी किरणें पड़ रही हैं, तो पूरी दीवार पे देखो लंबवत आपकी किरणें पड़ रही हैं पूरी पे, तो पूरे पे आपकी क्या है, ये किरणें पड़ती हैं, लंबवत आपकी इस तरह से होती हैं। तो हाई टेम्परेचर होता है, जब यहाँ पे हाई टेम्परेचर होता है और यहाँ पे क्या है, अगर पूरे वर्ष भर जब आपकी क्या है, पूरे वर्ष भर एक जैसा आपका क्या है, किरणें पड़ती हैं, तो यहाँ पे हमेशा दिन और रात बराबर होते हैं। कहाँ पे सर, भूमध्य रेखा की बात करते हैं। भूमध्य रेखा पे पूरे साल भर जो दिन और रात का जो टाइम है वो बराबर रहता है। और यहाँ पे हाई टेम्परेचर था, तो हाई टेम्परेचर की वजह से क्या है, यहाँ पे तापांतर जो है ना, वार्षिक तापांतर वो बहुत कम होता है, मतलब होता ही नहीं, एक तरीके से मैं देखूँ तो बहुत कम होता है। तापांतर का सर क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस, मतलब एक जगह पे मान लिया टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है और एक जगह पे क्या मतलब, इसका मतलब होता है, जैसे कि मैं आपको अभी फिर से समझाता हूँ। जैसे कि कोई एक पार्टिकुलर जगह है, मान लिया कि ये, अब यहाँ पे मान लिया कि दिन में इसका जो तापमान है, मान लिया कि वो आपका कितना हो गया, मान लिया कि 300 डिग्री 360 डिग्री तक पहुँच गया, और रात में इसका जो तापमान है मान लिया कि वो 100 डिग्री माइनस तक पहुँच गया, 100 डिग्री माइनस। तो यहाँ पे क्या है, कितने डिग्री का तापमान का अंतर आ गया, 360 ये और 100 ये, मतलब 460 डिग्री का तापांतर हो गया, नहीं हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या है, इक्वेटर पे क्या है, जैसे कि ये आपका क्या है, ये आपकी इक्वेटर है, यहाँ पे आपका जो तापमान है ना वो सेम ही रहता है लगभग, मतलब दिन और रात का तापमान थोड़ा सा डिफरेंस होगा, 1-2 डिग्री का फ़र्क आ जाता होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं आता है। तो ये आपका क्या है, यहाँ पे वार्षिक तापांतर बहुत कम होता है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मौसम सदा एक जैसा रहता है, यहाँ पे जो मौसम है वो एक जैसा रहता है, और केवल कैसा रहता है, ग्रीष्म ऋतु यहाँ पे रहती है। ओनली आपकी क्या है, ग्रीष्म ऋतु आपकी रहती है, केवल और केवल समर सीजन होता है। भूमध्य रेखा पर जो सूर्य की किरणें हैं वर्ष में 2 बार बिल्कुल लंबवत होती हैं, बिल्कुल लंबवत होती हैं, मतलब वैसे तो लंबवत पड़ती हैं, पूरे साल भर पड़ती हैं, लेकिन 2 बार ऐसा टाइम आता है। एक तो आपका 21 मार्च को आता है, जिसको बसंत विषुव बोलते हैं, यानी स्प्रिंग इक्विनोक्स बोलते हैं, और एक आपका 23 सितंबर होता है, जिसको शरद विषुव बोलते हैं, और इसको ऑटमनल आपका क्या बोलते हैं, इक्विनोक्स बोलते हैं, जिसको हम शरद विषुव, और ऊपर वाले को 21 मार्च को आपका विषुव, बसंत विषुव बोलते हैं। तो 21 मार्च और 23 जो सितंबर हैं, यहाँ पे ऐसा होता है कि 2 बार ऐसा टाइम आता है पूरे साल में
कि लंबवत रेखाएं बिल्कुल ही पड़ती हैं। इनका क्या महत्व है सर? लंबवत तो वैसे भी पड़ रही थी। यहाँ पे क्या है, 23 मार्च मतलब 21 मार्च और 23 सितंबर को पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। क्या होते हैं? पूरी की पूरी पृथ्वी पर, मतलब सर हर जगह बिल्कुल, चाहे फिर वो कर्क रेखा हो, मकर रेखा हो, कोई भी रेखा हो, हर जगह आपके क्या है, दिन और रात बराबर होते हैं। हर जगह आपके दिन और रात बराबर होते हैं। पूरी पृथ्वी पर जहाँ पे दिन रात होते हैं वो बराबर होते हैं। लेकिन सर क्या ध्रुवों पर भी? नहीं, ध्रुवों पर नहीं। ध्रुवों पर आपकी 6-6 महीने की रात होती है और 6-6 महीने का दिन होता है। ये फैक्ट मैंने शायद इसमें ऐड नहीं किया है, मैं कल बनाऊंगा पीडीएफ तो उसमें ऐड कर दूंगा कि ध्रुवों वाला। और भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो न्यूनतम कहाँ पे होता है सर? वो ध्रुवों पर, मतलब ध्रुवों पर नहीं, भूमध्य रेखा जो होती है ना, इक्वेटर जो होता है, मतलब जैसे कि ये आपकी क्या है, यहाँ पे आपका क्या है, गुरुत्वाकर्षण का बल जो है ना पृथ्वी का, वो बहुत कम होगा। क्या होगा? बहुत कम आपका गुरुत्वाकर्षण बल होगा, सबसे कम होगा। और जो ध्रुवों पर होगा ना, जैसे कि ये आपके क्या है, ये आपका ध्रुव है, ये आपका ध्रुव है, तो यहाँ पे ये आपका क्या होगा, सर्वाधिक होगा। सर्वाधिक आपका यहीं पे पाया जाएगा। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी कैसी है? लंबी है। क्यों ऐसा है? क्यों मतलब यहाँ पे क्या है, जैसे कि पृथ्वी क्या है आपकी ऐसी है, मतलब फिर से बनाता हूँ मैं, पृथ्वी आपकी इस तरह की है, इस तरह की, मतलब यहाँ पे क्या है, ये आपकी क्या है, लंबी है, और यहाँ से आपकी क्या है, चपटी है। पृथ्वी कैसी है? चपटी से है पृथ्वी। यहाँ पे आपकी चपटी है, यहाँ पे आपकी लंबी हो गई है। तो ध्रुवों पे आपकी क्या है, पृथ्वी आपकी चपटी है, और जो भूमध्य रेखा पे वहाँ पे थोड़ी लंबी है। तो इसी वजह से जो गुरुत्वाकर्षण बल है पृथ्वी का, वो सर्वाधिक आपका कहाँ पे होता है? ध्रुवों पर होता है। और गुरुत्वाकर्षण जो सबसे कम होता है वो इक्वेटर पे होता है। तो इसी का कारण है। अब ये देखिए, अभी मैंने आपको बताया था ना, ये आपका 21 मार्च और 21 मार्च और 23 सितंबर, ये आप देखिए, ये आपका बसंत विषुव वाला मामला आपका है। ये आपका क्या है, ये पृथ्वी है, ये आपकी अगर पृथ्वी है, मतलब ये पृथ्वी नहीं है, पृथ्वी आपकी क्या है, ये भी पृथ्वी है, ये भी पृथ्वी, ये भी पृथ्वी, ये भी पृथ्वी। अब पृथ्वी तो घूमती रहती है सूर्य के चारों ओर। मान लिया कि अब देखिए यहाँ पे ये सूर्य है, और ये 23 सितंबर की बात क्या है, 23 सितंबर को आपको क्या है, ये शरद विषुव बनाता है, और ये सूर्य जो है पृथ्वी जो है वो सूर्य के इधर होती है, साउथ में होती है, साउथ वाले एरिया में होती है। ठीक है सर। फिर ये चलते चलते आपकी यहाँ पे आ जाती है, 22 दिसंबर को आपके यहाँ पे पहुँचती है उत्तरी गोलार्ध में, और ये उत्तरी गोलार्ध में 22 दिसंबर को पहुँचती है। उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु में, और दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु में। अब यहाँ पे क्या है, ये इधर घूमती हुई आ रही है। 21 मार्च को आपका क्या है, ये आपका क्या है, 21 मार्च को आपका क्या पड़ेगा, बसंत विषुव पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए ये किस तरह से होगी। यहाँ पे ये क्या है, ये आपकी यहाँ पे सूर्य की जो किरणें इस टाइम पे पड़ रही होंगी ना, वो पूरी पृथ्वी मतलब एकदम लंबवत पड़ेंगी। यहाँ पर भी आपकी क्या है, लंबवत बोले तो कहाँ पे लंबवत, जो आपकी भूमध्य रेखा है उस पर। जैसे कि ये आपकी क्या है, यहाँ पे भूमध्य रेखा है, तो ये सीधे आपकी लंबवत इस पे पड़ेंगी। यहाँ पे भी ये आपकी क्या है, भूमध्य रेखा है इस पृथ्वी में, ये आपकी सीधे इस पे लंबवत पड़ेंगी। लेकिन यहाँ पे आपकी क्या है, सीधे आपकी नहीं पड़ रही हैं यहाँ पे लंबवत, यहाँ पे भी आपकी सीधी लंबवत नहीं पड़ रही हैं। लेकिन यहाँ दो ऐसी जगह हैं, यहाँ पे देखो इस तरह से भूमध्य रेखा है, तो यहाँ पे लंबवत पड़ रही है, यहाँ पे अभी आपकी क्या है, लंबवत पड़ रही हैं। और इसी वजह से क्या है, 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या होता है, पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। पूरी पृथ्वी पर सर, पूरी पृथ्वी पर बराबर होते हैं। ऐसा भी होता है सर, बिल्कुल होता है, ऐसा ही होता है। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये भी आपका क्या है, वही सेम मैप है। एक दूसरा मैप मैंने यहाँ पे लगा रखा था, ये भी वही आपका सेम मैप है। तो 21 आपको यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका, अब यहाँ पे आपका मार्च हो गया, उधर आपका सितंबर बना दिया इन्होंने, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इधर इन्होंने दिसंबर बना दिया, इधर आपका जून बना दिया, मतलब उल्टा पुल्टा कर दिया है। तो ये आपको इससे कोई डिस्टर्बेंस नहीं, मतलब ये पृथ्वी जो है सूर्य के चक्कर लगा रही होती है। इससे ये मतलब नहीं है ये यहाँ पे अगर बनी हुई है पृथ्वी, तो इसका मतलब ये नहीं है साउथ वाले गोलार्ध में है, इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं होता है। ये पृथ्वी तो इसके सूर्य के चक्कर लगा रही है, सूर्य इसके चक्कर लगा रही है। और सूर्य के चक्कर लगाने के क्रम में उस पर क्या है, देखिए यहाँ पे ये आपकी भूमध्य रेखा होगी, तो ये पूरी की पूरी आपकी ऐसी पड़ेंगी। और यहाँ पे आपकी ये भूमध्य रेखा होगी, तो यहाँ पे ये आपकी लंबवत रेखाएं पड़ेंगी।
लेकिन यहाँ पे आपकी ये भूमध्य रेखा है और यहाँ पे लंबवत रेखाएं नहीं पड़ रही हैं, और यहाँ पर भी ये आपकी है और यहाँ पे नहीं पड़ रही हैं। तो ये आपको यहाँ पे ये दर्शाया गया। तो लंबवत रेखाएं पड़ती हैं जो बसंत विषुव और वो बनाती हैं। अभी हम और आगे बताएंगे कि और चीज़ें मैं आपके आगे बताऊंगा कि एक जो सबसे बड़ा दिन कब होता है, सबसे छोटा दिन कब होता है, अगली क्लास में शायद डिस्कस करूं या किसी अन्य क्लास में डिस्कस करूंगा, मैं आपको करूंगा ज़रूर। तो अब देखिए यहाँ पे भूमध्य रेखा पर महाद्वीप क्या है, भूमध्य रेखा पे महाद्वीप। तो भूमध्य रेखा पर जो महाद्वीप हैं वो 3 महाद्वीप आपके स्थित हैं। सबसे पहले आपका क्या है, दक्षिण अमेरिका जो है वो आपका एक महाद्वीप है जो भूमध्य रेखा पर ही स्थित है। उसके बाद अफ्रीका महाद्वीप है और एशिया महाद्वीप। ये 3 महाद्वीप ऐसे हैं जो आपके क्या हैं, इक्वेटर पे पड़ते हैं, भूमध्य रेखा पे पड़ते हैं। मतलब भूमध्य रेखा इन तीनों महाद्वीपों से होकर गुजरती है। दक्षिणी अमेरिका हुआ, अफ्रीका हुआ और आपका क्या हुआ, एशिया हुआ। तो ये 3 से गुजरती है। अभी मैप में भी आपको दिखाऊंगा मैं ये सारी चीज़ें, तो बने रहिए। अब अफ्रीका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ से तीनों रेखाएं गुजरती हैं। मतलब सर क्या हुआ, मतलब ये हुआ जैसे कि आपका ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी पे आपके ये आपकी क्या है, भूमध्य रेखा। अब अफ्रीका ये आपकी क्या है, कर्क रेखा, ये मकर रेखा। लेकिन अफ्रीका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप यहाँ पे बना हुआ है जो तीनों रेखाएं उससे गुजर के जाती हैं। अभी मैप में आपको दिखाऊंगा मैं। अब ये तीनों कहाँ से, तीनों कौन सी, भूमध्य रेखा और कर्क रेखा और मकर रेखा, तीनों ही गुजर के जाती हैं। अब देखते हैं अफ्रीका महाद्वीप के बारे में। सबसे पहले इसके बारे में देख लेते हैं। किसके बारे में, अफ्रीका महाद्वीप के बारे में देखते हैं। तो ये हमारा क्या है, अफ्रीका महाद्वीप है। और अफ्रीका महाद्वीप के बारे में कुछ पॉइंट हैं, जैसे कि अफ्रीका महाद्वीप जो है उसमें एक कांगो नदी है जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। जैसे ऐसे होगी भूमध्य रेखा तो कांगो नदी एक बार ऐसे निकलती होगी, एक बार ऐसे निकलती होगी। तो ये 2 बार काटती है किसको, भूमध्य रेखा को। ऐसे ही हम माही नदी को देखेंगे भारत में, जो कर्क रेखा को 2 बार काटेगी, तो वो भी हम पढ़ेंगे। अब भूमध्य रेखा जो है ना वो कहाँ से, केन्या, युगांडा, तंजानिया की सीमा पर। देखिए भूमध्य रेखा जो है ना उसमें एक देश है केन्या, एक है युगांडा, एक आपका तंजानिया। इनकी सीमा पर एक झील स्थित है, विक्टोरिया झील। तो भूमध्य रेखा उसके बीचों बीच से गुजरती है, किसके, विक्टोरिया झील से। तो विक्टोरिया झील से गुजरती है भूमध्य रेखा, जो कि युगांडा, केन्या और तंजानिया की सीमा पर स्थित है। युगांडा, केन्या, तंजानिया की सीमा पर स्थित आपकी है विक्टोरिया झील, और उससे भूमध्य रेखा आपकी गुजरती है। ये आपको याद रखना है। आगे क्या है, भूमध्य रेखा 3 महासागर जैसे कि प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर से होकर गुजरती है। अभी मैप में दिखाऊंगा आपको, ये समझ आएगा तब। ये रहा आपका मैप। ये आपका क्या है, इसमें विश्व के 7 महाद्वीप आपके दिए हुए हैं। जैसे कि आपका ये आपका क्या है, नॉर्थ अमेरिका। दूसरा आपका क्या है, यूरोप है। तीसरा आपका क्या है, एशिया है। चौथा आपका क्या है, यहाँ पे साउथ अमेरिका है। और ये आपका क्या है, अफ्रीका है। और ये आपका क्या है, ऑस्ट्रेलिया है। और ये आपका क्या है, अंटार्कटिका है। तो ये 7 के 7 आपके महाद्वीप आपको दिख गए होंगे। 7 महाद्वीप सर दिख गए हैं। अब देखिए सर यहाँ पे ये जो रेखा है आपकी, ये जो रेखा है ये वाली आपकी क्या है, ये आपकी भूमध्य रेखा है। अब देखिए ये भूमध्य रेखा किन किन क्षेत्रों से गुजरती है। देखिए मैंने आपको बताया था 3 महाद्वीपों से। तो ये आपका साउथ अमेरिका का हो गया, ये आपका अफ्रीका हो गया, अफ्रीका से भी गुजर रही है ना। और ये आपका एशिया वाला जो है, ये आपका यहाँ तक आपका एशिया फैला हुआ है। ये आपका पीला पीला आपका एशिया का हिस्सा है, तो एशिया से भी ये गुजर रही है। और हमने बताया था कि ये जो भूमध्य रेखा है ये तीनों के तीनों महासागर, 3 महासागरों से भी गुजरती है। तो ये आपका क्या बताया था हमने, पैसिफिक ओशन मतलब प्रशांत महासागर बताया था। और हमने ये अटलांटिक महासागर बताया, तो यहाँ से भी गुजर के जा रही है। और इंडियन ओशन यानी कि आपका हिंद महासागर, तो यहाँ से भी ये गुजर के जा रही है। तो तीनों महाद्वीपों से और तीनों महासागरों से गुजर के जा रही है भूमध्य रेखा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और समझाने की कोशिश करते हैं। अब ये आपकी क्या है, कर्क रेखा है। क्या है सर, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सर कर्क रेखा, इसको बोलते हैं कर्क रेखा, इसको बोलते हैं। ये आपकी क्या है, कर्क रेखा है।
एक बार मैं कलर दूसरा सा ले लेता हूँ, ये काला वाला ले लेता हूँ। क्या करूँ, काला ले लूँ कि ये नीला ले लूँ? नीला ले लेता हूँ। तो ये आपका क्या है, ये आपकी क्या है, कर्क रेखा है। और ये भी आप लोग देख लीजिए कहाँ से गुजरती है, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। कर्क रेखा देखिए आपकी क्या है, ये वाला आपका कौन सा है, नॉर्थ अमेरिका है। लेकिन ये जो वाला पार्ट है नॉर्थ अमेरिका का, इसको मध्य अमेरिका भी बोला जाता है। तो नॉर्थ अमेरिका या मध्य अमेरिका से गुजरती है। और ये कहाँ से गुजरती है, अफ्रीका से भी गुजरती है और ये एशिया से भी गुजरती है। तो 3 महाद्वीपों से, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका और एशिया से आपकी कर्क रेखा गुजरती है। ऐसे ही आप मकर रेखा को देख लीजिए। तो मकर रेखा आपकी कहाँ से, साउथ अमेरिका, अफ्रीका और आपकी ऑस्ट्रेलिया से, इन महाद्वीपों से गुजरती है। अगर आप इस तरह से देखेंगे ना मैप से, तो आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा कहाँ से कौन सी चीज़ें गुजर रही हैं। तो ये सारी आपको समझ में आ गई होंगी। तो आज की जो क्लास है दोस्तों वो यहीं तक रहने वाली है। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करना और हमारे चैनल महान सर को सब्सक्राइब कर लेना। अभी जाना नहीं, अभी एक इम्पोर्टेंट चीज़ बताता हूँ। और अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर लेना, महान सर के नाम से ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे आपको इसकी क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी। और मैं आपको बताता हूँ कि अगली क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, भूमध्य रेखा पर जो स्थित देश हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ये सारे आपको पढ़ाऊँगा मैं, जो देश हैं, और इनकी ट्रिक्स भी मैं लेके आऊँगा। अगली देखिए यहाँ पे मैंने ट्रिक्स भी लेके आया हूँ, ये देखिए सारी की सारी आपकी ट्रिक्स भी हैं। तो इनको मैं अगली क्लास में पढ़ाऊँगा। तो आप अगली क्लास का वेट करेंगे और बहुत अच्छे से मैं आपको समझाऊँगा। तो फिर आपसे यही है कि आप कमेंट ज़रूर करें आपको क्लास कैसी लगी है। कमेंट से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों कमेंट ज़रूर करें, कमेंट से बहुत मोटिवेशन मिलता है। आपको पढ़ते हुए अच्छा लगता है, किसी ने ये बोला है हाँ क्लास अच्छी है सर, बहुत धमाका पढ़ा रहे हो सर, ये चीज़ें बहुत मोटिवेट करती हैं हम लोगों को। तो ये चीज़ें आप किया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ही लें। अगर आप वीडियो देखते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो ये एक तरीके की बेईमानी ही होती है। आप कर लें, क्योंकि आपको क्या है, वीडियो अच्छी मिलती है, बहुत अच्छा कंटेंट मैं देने की कोशिश करता हूँ। तो फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।